है और ये विरासत जो हमारी महापुरुष हम पे छोड़ के गए हैं, उसके लिए हम वैचारिक रूप से अपने युवा लोगों को, अपनी महिलाओं को, सबको मजबूत करेंगे, जिससे कि वो शक्ति एहसास कर सके। इसका लोगो भी उसी शक्ति का प्रतीक है, उसी विचारधारा का प्रतीक है। पीछे धम्मचक्र है, वो धम्मचक्र तथागत बुद्ध का जो दिया हुआ 24 तीलियों का चक्र है, वो 24 तीलियां यही बता रही है कि आपको बिना रुके हुए 24 घंटे लगातार काम करते रहना है। तो वो 24 तीलियों वाला चक्र है और उसके आगे खड़ा हुआ हाथी है। खड़ा हुआ हाथी का मतलब कि आप बैठिए नहीं, आप जागरूक हैं, इसलिए आप उठिए, खड़े होइए और खड़े होकर समाज को जागरूक करके अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कीजिए। तो ये खड़ा हुआ हाथी है कि जब समाज अपना जागरूक रहेगा तो बुद्ध के धम्मचक्र को वापस चलायमान करेगा। पार्टियों में बट करके अपनी एनर्जी हमें जाया नहीं करनी है, अपनी एनर्जी बर्बाद हमें नहीं करनी है। सामाजिक रूप से अगर मजबूत रहेंगे तभी हम किसी की भी शासन सत्ता रहे, हम अपनी बात रख सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में इसको और समझ सकते हैं कि जो मैंने बताया कि वो 15% लोग, और उस 15% में भी 3% लोग आपको हमेशा शासन सत्ता में दिखाई देंगे। वजह यही है कि उनका समाज मजबूत है। यहाँ धोबी धोबियाई नहीं खोजता है शादी करने के लिए, चमार चमाइने खोजता है शादी करने के लिए, अहिर नहीं है खोजेगा शादी करने के लिए। जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, अगर रोटी बेटी का संबंध नहीं करते हो कोई बात नहीं, सामाजिक संपर्क तो रखो ना। मत करिए आप शादियां, मत खाइए खाना पीना साथ में, लेकिन जो सामाजिक एकता है उसको कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को लेकर के ये बहुजन शक्ति का निर्माण किया गया। भैया हमको लोग कह रहे थे कि जो मैं बात कह रही थी अधूरी रह गई कि पार्टी बनाएंगी, संगठन बनाएंगी, तमाम चीजें, चुनाव लड़ेगी। मैं बहुत सुनते सुनते बहुत पक चुकी थी इन सब बातों से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा खासा सैलरी पा रही थी, चाहती तो चुनाव लड़ सकती, कोई बड़ा काम नहीं है चुनाव लड़ना। लेकिन हमें पता था कि मैं चुनाव लड़के एक सांसद बन सकती हूँ, मंत्री बन सकती हूँ, विधायक बन सकती हूँ, लेकिन तब भी मैं अपने समाज की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करवा पाऊंगी। और इसीलिए जब बहुजन शक्ति बनाने का दिमाग में आया, इस बार का जो चुनाव परिणाम आया उसमें मैं यही कहूंगी, अब आप लोग जरा ये कैमरे वाले बंद कर दीजिए तो कुछ बातें कर लूँ। बहुत सारी बातें हम बोल नहीं, न्याय नहीं पा सकते। साहब कहते थे कि तुम ऐसा बनो कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार ही ना हो, और उसके लिए तुम्हें पहले सामाजिक रूप से मजबूत बनना होगा, और जब सामाजिक रूप से मजबूत होगे तभी तुम शासन सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाओगे। तो जब तक तुम्हारे अधिकारी वहां नहीं होंगे या तुम्हारे अधिकारी नहीं भी है, तुम्हारा समाज मजबूत नहीं होगा, तुम्हारी बात कहाँ सुनी जाएगी। और इसीलिए युवाओं पे काम करने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। वैचारिक रूप से अपने महापुरुषों की विचारधारा से उनको लैस करना है, जिससे कि बार बार वो जो राजस्थान में जो जालौर में वो बच्चे को मटकी छूने पे मार दिया गया बच्चे को, उस पे हमारे लोग बहुत सारे, हमारे बहुजन समाज के, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुजन समाज के बहुत सारे युवाओं को लेकर के वहाँ आंदोलन किया गया। खूब जय जय भीम का नारा लगा, मार देंगे काट देंगे सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आप आंदोलन करके तो वहां से चले आए, लेकिन रह तो गए, वहां पे जो लोग रहने वाले थे वही रह गए ना। उसका नतीजा ये हुआ कि उस पूरे परिवार का हुक्का पानी गांव वालों ने बंद कर दिया। हम तो गए, जय जय भीम का नारा लगा के चले आए, आंदोलन करके चले आए, लेकिन हम रोज तो उनके साथ में नहीं है ना, रह गए वो, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि डेली यूज का चीज कि आपको जो है दूध का, सब्जी का, इन सब की सप्लाई तक मना कर दिया गया स्ट्रिक्टली कि उस घर में कोई भी नहीं जाएगा, कोई उठेगा बैठेगा नहीं, किसी भी तरीके का सामान का जो है लेन देन नहीं होगा। अब जो गांव से 3-4 किलोमीटर दूर खेत में मकान बना के रह रहा है, अगर उसको पानी लेने के लिए राजस्थान जैसी जगह पे फिर दूसरी जगह जाना पड़े तो सोचिए कितना मुश्किल काम है। तो उग्रता जो है हर समय अच्छी नहीं होती है, इसलिए युवाओं को जो भी पहले तो हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाए कि हम बच्चे लोग, आप लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको उस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए। और इसके अलावा जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको किसी तरीके के स्किल या कोई रोजगार परक कोई शिक्षा दे करके उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा। और फिर उसके बाद उनको कहा जाए कि भैया जब आप अपने पाँव पे खड़े होगे तो आप किसी भी तरीके का आंदोलन कर सकते हो, किसी भी तरीके की डिमांड कर सकते हो, या सामाजिक भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकते हो। तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस मोटा मोटा यही है कि बहुजन शक्ति जो नाम है वो अपने आप में एक शक्ति का स्वरूप है, और ये हमने साहब कांशीराम को पढ़ करके जाना और निकाला। और ये शक्ति हम सब में है, हम महज वोटर नहीं है, हम भागीदारी सुनिश्चित करने वाले एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं।
हर एक व्यक्ति अपने आप में एक शक्ति का जो स्वरूप है, इसीलिए इसका जो लोगो है एक सामूहिक सोच का ये परिणाम है, अकेले मेरा बनाया हुआ नहीं भैया। ये बहुजन शक्ति आपका बनाया हुआ संगठन है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे आधारित है। और इसीलिए साहब कांशीराम के जो सपने हैं, बाबा साहब की जो विचारधारा है, हमारे तथागत बुद्ध के जो नहीं बने हुए, बल्कि सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा तबका है इस पूरे जो है भारत देश में। तो साहब का जो कॉन्सेप्ट है बहुजन समाज को मजबूत करना, उसी मजबूती का नाम शक्ति है। और ये शक्ति आएगी महिला शक्ति से, क्योंकि औरत एक ना बिकने वाला समाज है। तो महिला एक ना बिकने वाला समाज है, क्योंकि साहब कांशीराम ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो पूरी चाहते तो वो स्वयं मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन अपनी पूरी जिम्मेदारी, अपना पूरा उत्तरदायित्व जो एक तरीके से एक महिला को सौंप करके जो चले गए, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि एक महिला जो बच्चे को जन्म दे सकती है, वो शासन सत्ता मिलने पर उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चला भी सकती है। तो महिला शक्ति के रूप में बहुजन शक्ति है। दूसरा बहुजन शक्ति जिस पे काम करेगी वो है हमारे युवा साथी, जो आजकल तमाम खाली आपने समझ लिया, सोच लिया कि हाथ में कड़ा पहन लीजिए, नीला गमछा बांध लीजिए, जय जयकार कर लीजिए। उग्रता किसी भी समाज को या आंदोलन को ग्रास लेती है। उग्रता की आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपको ये लग जाए कि बाकी सारे दरवाजे आपके लिए बंद है। साहब कांशीराम हो, बाबा साहब हो, ज्योतिबा फूले हो, शाहू जी महाराज हो, या हमारे बहुजन समाज में तमाम जो चिंतक, विचारक और जो कार्यकर्ता पैदा हुए, जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए, क्या इनमें से किसी ने भी इस तरीके का आंदोलन किया कि जिसमें केवल युवाओं को आंदोलन की आग में झोंक करके उनके ऊपर केवल मुकदमे लड़वाए? नहीं, उन्होंने जो कुछ भी जितना भी आंदोलन किया वो आंदोलन वैचारिक रूप से पहले मजबूत किया समाज को ये पता तो चले कि तुम क्या हो, तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम्हारा क्या योगदान हो सकता है इस पूरे समाज में। साहब कांशीराम ने, बाबा साहब ने, ज्योतिबा फूले ने, इन सब ने सबसे पहले शिक्षा पे जोर इसी वजह से दिया कि अगर तुम शिक्षित होगे तो तुम्हारे पास विचार होगा, और फिर जब तुम महापुरुषों के संघर्षों को पढ़ोगे तो तुम्हारी वैचारिकी जो है वो और मजबूत होगी। और जब वैचारिक रूप से तुम मजबूत होगे, वैचारिक रूप से आप मजबूत होगे, तो किसी भी तरीके के आंदोलन को आप बहुत शालीनता से आप चला सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से लेकर के अगर महाराजगंज तक जाना है तो मैं दौड़ते हुए जा सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ से लेकर के आजमगढ़ जाना हो तो क्या मैं दौड़ते हुए कूदते फांदते जा सकती हूँ? नहीं, उसके लिए मुझे या तो पैदल चलना पड़ेगा या तो मुझे कोई गाड़ी सवारी करनी पड़ेगी, तब मैं आराम से पहुंच सकते। इसी प्रकार से आंदोलन, जो युवा हमारे बच्चे आंदोलन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, हर एक बात पे धरना प्रदर्शन, उग्रता पे आ रहे हो आप, उग्रता और आंदोलन करके अपना अद्धा पौवा का इंतजाम करने के लिए जुगाड़ करने पे एकदम लगा रहता है। और इस अद्धे पौवे ने आपकी बेटी की इज्जत कितना कमजोर कर दिया है। साहब ने कहा अपने वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, और आपने अपनी बेटी की इज्जत को एक पौवे के बराबर कर दिया। यानी एक पौवे पे अगर आपने अपना वोट बेच दिया तो बेटी की इज्जत एक पौवे के बराबर हो गई। वोट 500 रुपए पे बिका, यानी बेटी की इज्जत 500 रुपया हो गई। और यही वजह है कि समाज में जितने भी तरीके के अत्याचार इस समय वर्तमान सरकारों में हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वजह यही है क्योंकि ये समझ गए हैं कि ये बहुजन समाज के लोग भले 85% है तो क्या, इनको खरीदना बहुत आसान है। ये जो हमारे वोट की खरीद फरोख्त चल रही है, न केवल विपरीत विचारधारा वाले लोग, बल्कि हमारे अपने बहुजन समाज की भी जो पार्टियां हैं और बहुजन समाज के भी जो संगठन है, वो लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि अरे समाज तो बस वोट के लिए बना हुआ है। इसीलिए हमारे जो नेता चुनाव में आज आ रहे हैं उनको सामाजिक बहिष्कार का डर नहीं है, क्योंकि उनको समाज से कोई लेना देना ही नहीं। वो पैसे पे टिकट पाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद अगर हारते हैं तो किसी विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के साथ जाकर के वो मेलजोल कर लेते हैं, या फिर समाज के बीच में कभी वो झांकने भी नहीं आते, क्योंकि उनके दिमाग में है कि मैंने तो आपका वोट 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में खरीद लिया है। ऐसे में जिम्मेदारी समाज को मजबूत करने की सामाजिक संगठन की है। जो दूसरा तरीका मैंने बताया ना कि ग्रासरूट लेवल से समाज को मजबूत करना है,
और जब समाज मजबूत हो जाए तो उस मजबूती से समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और फिर उस भागीदारी से शासन सत्ता में अपनी पकड़ बनाई जाए। और यही उद्देश्य लेकर के बहुजन शक्ति काम करेगी कि पहले हम ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा काम चल रहा है ये आगे भी इसी तरीके से चलता रहे। लोगों को इतना जागरूक बना देना है अपने वोट के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, अपने समाज के प्रति, यहाँ तक कि अपनी जाति और अपनी समाज, अपने बहुजन समाज के प्रति। जो साहब ने कहा कि तुम हाथी के समान विशाल हो, ये जो बहुजन पावर का एहसास उसको हो जाएगा तो उसको कभी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमको वोट कहाँ देना। जब समाज वैचारिक रूप से मजबूत हो जाएगा तो अपना वोट सही जगह पे डालना सीख जाएगा। तमाम नई तरीके की पार्टियां बन रहे हैं, नए तरीके के संगठन बन रहे हैं, उन सबका उद्देश्य सिर्फ यही हो रहा है क्योंकि वो समाज के पैमाने के हिसाब से, समाज की जो जागरूकता है उसके हिसाब से परिवर्तन नहीं करते हैं। इस वजह से उनका उद्देश्य बहुत सीमित होता है, 1 कुर्सी 2 कुर्सी तक, या कुछ पैसा चंदा इकट्ठा करने तक, या कुछ सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने तक। बस उतने छोटे उद्देश्य लेकर के वो संगठन या कुछ पार्टियां काम करती हैं और इन्हीं सब बातों को तोड़ना है हमें कि हम केवल जयंती